जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 90 प्रश्न लिए गए हैं। 45 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 45 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 90 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है। और अभी मेरा नीलेश डिफेंस करियर वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ चुका है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर चुके हैं। जितने लोग अभी तक नीलेश डिफेंस करियर वाला एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो लोग प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना आईडी पासवर्ड बनाकर और वहाँ से भी अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो उसमें प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन में 2023 में जो अग्निवीर का पेपर हुआ था उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था तो प्रीवियस ईयर वाले में 500 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न मैं डाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से फ्री स्टडी मटेरियल वाले में भी 500 जीके जीएस का प्रश्न है। उसके बाद से बाई कोर्स वाला में 2000 जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद से 300 स्पेशल जीएस का क्वेश्चन है। उसके बाद से टॉपिक वाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन है बाई कोर्स वाले में, ठीक है ना। तो आपको जहाँ से अच्छा लगेगा वहाँ से आप लोग मतलब अपना पढ़ाई करते रहना। आप लोगों को एक अच्छा नोट बना लेना है और एप्लीकेशन में जितना भी प्रश्न डाला गया है उसको लिख लेना है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। अगर एप्लीकेशन में जितना मटेरियल डाला गया है अगर उसको लगातार पढ़ते रहोगे ना तो आपका चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं ना जीके जीएस के। अगर एप्लीकेशन में का पूरा मटेरियल पढ़ लेते हो तो मेरे भाई 25 से अधिक प्रश्न किसी भी हाल में सही कर लोगे। लेकिन लगातार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको देख लेना। और आज तो आप लोग का रिवीजन करा रहा हूँ जैसे 90 प्रश्नों का। कल से जो आप लोग का क्लास चलेगा इस चैनल पर ना तो उसका जो 30 क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा तो इसका पूरा पीडीएफ आंसर सहित मेरे एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे पीडीएफ क्लास नोट वाला जो एप्लीकेशन में जो ऑप्शन है तो उसमें पूरा पीडीएफ आप लोग को लगातार मिलता रहेगा, रोज का पीडीएफ, ठीक है ना। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। बीएसएफ में भी ये प्रश्न पूछा गया था। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सतलुज, साबरमती और गोमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 2023 का मतलब ये जीडी का प्रश्न है, ठीक है ना। कि भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इराक की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है। तो इराक की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? नाइचो, सावाक, मुखबारात और अल मुखबारात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अल मुखबारात हो जाएगा, ठीक है ना। अल मुखबारात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्मर्ड सेंटर कहाँ स्थित है। तो आर्मर्ड सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदनगर, नासिक, कुन्नूर और इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए आर्मर्ड सेंटर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर अहमदनगर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्मर्ड सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदनगर में स्थित है। जो लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और बाई कोर्स वाला PDF लिए होंगे ना, अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये जितना भी प्रश्न देखने को मिल रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न मतलब उन लोगों को एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाएगा और क्रम वाइज मिलेगा। जैसे यहाँ पर आर्मर्ड सेंटर लिखा हूँ ना, तो मतलब सेंटर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूरा का पूरा इकट्ठा वहाँ मिल जाएगा, मतलब टॉपिक वाइज बनाकर डाला गया है। तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल वाले में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और आगे भी डाले जाएंगे, और टेस्ट सीरीज अभी डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज 40 टेस्ट सीरीज अभी पढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे मतलब डाले जा रहे हैं। इतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जितने लोग मतलब जैसे यहाँ से एक बार पढ़ाई कर लेंगे और एप्लीकेशन में जितना क्वेश्चन डाला गया है उसको पढ़ लेंगे ना, तो मेरे भाई GK GS में मतलब फेल हो ही नहीं सकते हैं। GK GS आराम से उन लोग का मतलब पार घाट लग जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बैंकॉक में, सियोल में, तेहरान में और दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओटावा किस देश की राजधानी है। ओटावा किस देश की राजधानी है? नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओटावा किस देश की राजधानी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। चीन, जापान, अमेरिका और भारत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी। तो भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, प्यार का प्यास और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। कई बार आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी। इसका राइट आंसर राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? 1764, 1757, 1556 और 1761 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर 1757 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। शनि ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह और शून्य ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि MK स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो यह
एम.के. स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। एम.के. स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ध्यान से आप लोग मेरे बातों को सुनना, ठीक है ना। आराम से लीड उड लगा कर और बढ़िया से आप लोगों को सुनते हुए चलना है। जब ध्यान से एक बार सुन लोगे ना तो दोबारा कहीं भी दिखेगा तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। एम.के. स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, गुरमीत सिंह और बनवारी लाल पुरोहित, गुलाब चंद कटारिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर थावर चंद गहलोत हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1928, 1912, 1913 और 1914। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1913 हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, ठीक है ना। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। अभी आप लोग का सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ रहा है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? तो हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, मेथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? जीवाणु, वायरस और नीचे दिया है कवक और प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के कारण होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है। आकाशीय पिंडों को देखने का क्या यंत्र है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेटीस्कोप और गायरोस्कोप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाशीय पिंडों को देखने का कौन सा यंत्र है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर टेलीस्कोप हो जाएगा। आकाशीय पिंडों को देखने वाला यंत्र कौन सा है? टेलीस्कोप है। 2019 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था और हो सकता है कि 2024 में भी पूछा जाए कि आकाशीय पिंडों को देखने का कौन सा यंत्र है? तो टेलीस्कोप है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका हेनरी बेकुरल हो जाएगा, ठीक है ना। हेनरी बेकुलर इज राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं अमलगम, पारस, जेल और विलयन है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अमलगम इज राइट आंसर। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ठीक है ना। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टस,
और टैल्क एस्टिटाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर एस्बेस्टस हो जाएगा, ठीक है ना। एस्बेस्टस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल, वर्षा, बिजली गरजना, आंधी, तूफान किस मंडल की घटना है? तो बादल, वर्षा, बिजली गरजना, आंधी, तूफान किस मंडल की घटनाएं हैं? आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है ना। क्षोभ मंडल इज राइट आंसर। बादल, वर्षा, बिजली गरजना, आंधी, तूफान किस मंडल की घटनाएं हैं? क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? आश्रय तरंगे, प्राश्रय तरंगे, दोनों और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आश्रय तरंग हो जाएगा, ठीक है ना। आश्रय तरंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, और मांसपेशी से चमड़ी को, हड्डी से हड्डी को। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी से हड्डी को, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं वो क्या जोड़ते हैं? तो हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स किस आयु तक दिया जाता है? बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स किस आयु तक दिया जाता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स किस आयु तक दिया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स किस आयु तक दिया जाता है? तो 5 वर्ष इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त कहाँ जमा होता है? यकृत, गुर्दा, पित्ताशय और प्लीहा। तो पित्त कहाँ जमा होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पित्ताशय हो जाएगा, ठीक है ना। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्बी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? चर्बी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर विटामिन ए डी ई के हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन ए डी ई के इज राइट आंसर। यहाँ बोला गया कि चर्बी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं। देखो, अगर पूछे आप जैसे विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है, ठीक है ना। और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा मतलब के ई डी ए पूरा का पूरा होता है। यहाँ चर्बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चर्बी यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ वसा होना चाहिए। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? देखो, कहीं टाइपिंग वाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो उसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना। जैसे कभी कभी ख्याल में नहीं आता है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए कोई प्रश्न अगर ऐसा लगेगा तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बाद में सुधारने का कोशिश करूँगा। आपका नेक्स्ट है कि लहसुन व प्याज में लहसुन व प्याज, देखो यहाँ लहसुन व प्याज में गंध का कारण है। लहसुन व प्याज में गंध का कारण क्या है? यूरिया, सल्फर, फास्फोरस और अमोनिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना। लहसुन और प्याज में जो जैसे जो महक होता है ना, जो मतलब स्माइल देता है, तो किसका कारण रहता है? सल्फर का कारण रहता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने में तांबा मिलाने से होता है, सोने में तांबा मिलाने से क्या होता है? कठोर होता है, तन्य रहता है, नरम रहता है, चादर में ढालने योग्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। सोने में तांबा मिलाने से क्या हो जाता है? सोने में तांबा मिलाने से कठोर हो जाता है, ठीक है ना। सोने में तांबा मिलाने से कठोर हो जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है? तो
श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है? 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024 और आपका नीचे दिया है 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। 22 जनवरी 2024 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जब सभी राज्यों के राजधानी को याद कर लोगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को याद कर लोगे और सभी राज्यों के राज्यपाल को याद कर लोगे ना, तो वो मतलब जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न 100% आना ही है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद कर ही लेना है। आपका एन बीरेन्द्र सिंह, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन्द्र सिंह, ठीक है ना। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन्द्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे काम भी करते हैं और शहीद जो लोग होते हैं ना, फौजी लोग, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी देते हैं और उनके घर जिस दिन शहीद शव आता है ना तो 1 करोड़ रुपए का चेक वो लोग देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से उनके नाम पर कुछ अच्छा जगह भी बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा फौजियों को सम्मान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन क्रम की जनगणना थी? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन क्रम की जनगणना थी? पहली, 8वीं, 7वीं और 9वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 7वीं हो जाएगा, ठीक है ना। 7वीं इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है तो वो कितने तारीख को हुई है, ये मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, ठीक है ना। 22 तारीख को पूरा भारत में पूरा आप लोग तो देखे ही थे, कितना भयंकर वाला लोग जय श्री राम बोलकर नारा लगा रहे थे, गांव से डीजे बांध रहे थे और अयोध्या का माहौल तो आप लोग देखे ही थे। तो 22 जनवरी को आप लोग को नहीं भूलना है, ठीक है ना। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका डिजाइन किसने बनाया? चंपत राय, चंद्रकांत, सोमपुरा, अरुण योगी राज और नीचे भी कुछ ऑप्शन होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपका चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। अयोध्या का जो राम मंदिर है ना उसका डिजाइन किसने बनाया है? तो उसका डिजाइन आपका चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा जी अयोध्या का डिजाइन बनाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। बुध इज राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, शेर, हाथी और हिरण। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा, ठीक है ना। बाघ इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीन कैंप पुस्तक के लेखक हैं। मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर, परिणी और वाल्मीकि, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है। इसका राइट आंसर हिटलर हो जाएगा, ठीक है ना। हिटलर इज राइट आंसर। और बाकी अष्टाध्यायी परिणी लिखा है, रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं, तो ये भी पूरा आप लोग लिख लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? नीचे कुछ ऑप्शन है, तो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी एक गर्म जलधारा है? कैनरीज, गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट्स और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना। गल्फ स्ट्रीम इज राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए यूरो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक ना। यूरो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 2024 है भारत रत्न किसको दिया जाएगा? तो हाल ही में 2024 भारत रत्न किसको दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी पांडे और गिरिराज सिंह और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। हाल ही में 2024 में भारत रत्न किसको दिया जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये प्रश्न सीधे आपके पेपर में छपने वाला है। चाहे आप किसी भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, 100 में 100% ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, प्लस यहाँ पर लिखा गया है कि भारत रत्न, जैसे ये जो भारत रत्न है ना, मतलब पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कि हाल ही में 2024 भारत रत्न किसको दिया जाएगा? तो मतलब 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। ये बिहार के क्या हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर जी, इनके बारे में आप लोग जितने बताओगे उतने आप लोग को मतलब आएगा, ठीक है ना, उतने आप लोग के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट, अरे आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21 मई और नीचे आपका दिया है, नीचे दिया है 21 जून, 21 अगस्त और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो ये वाला प्रश्न आ गया, तो ये तो आप लोग फटाक से उड़ा दोगे। भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? मेरे भाई आप सभी लोग इसको उड़ा दोगे, मुझे पता है। भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है ना। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये जो बोला गया है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखो जैसे पहली महिला अध्यक्ष, अब पहला पुरुष, इससे रिलेटेड भी एप्लीकेशन में मतलब एक ही जगह इकट्ठा पूरा का पूरा प्रश्न डाल दिया गया है, ठीक है ना। मैं बता तो रहा हूँ, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, अब देखो अब कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा ना कि भाई नीलेश भाई एप्लीकेशन बनवाए हैं तो एप्लीकेशन का बस वैसे ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बस वैसे ही नहीं प्रचार कर रहा हूँ मेरे भाई। जब प्रचार करूँगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे पहली, जैसे महिला अध्यक्ष चाहे पुरुष है, इससे रिलेटेड जितना भी मतलब प्रश्न बनता है ना वो क्रम से डाल दिया गया है। और सिर्फ जो क्रम से डाला गया है तो उसको देखने से नहीं कुछ होगा। एप्लीकेशन मान लो डाउनलोड कर लिए हो, उसमें आईडी पासवर्ड बना लिए हो और जो फ्री वाला है वो पढ़ रहे हो, और चाहे बाई कोर्स वाला लेकर मतलब पढ़ रहे हो, तो आप लोग को क्या करना है, अपना एक अच्छे से नोट बनाना है। और इस नोट में एप्लीकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना उसको अपने नोट में लिख लेना है। और जब एक बार लिखोगे और एक बार अच्छे से उस नोट को पढ़ोगे और फिर यहाँ पर जब क्लास कर, देखो सबसे पहला नंबर तो जब इसको लिख कर और याद कर लोगे ना तो ये क्लास आप लोगों के लिए हवा हो जाएगा। बस यही क्लास नहीं, यूट्यूब पर जहां भी क्लास करने जाओगे वो क्लास आपके लिए हवा हो जाएगा, क्योंकि मतलब जहां से भी कोई भी क्लास कराएगा ना उसमें जितना प्रश्न डाला गया है हमें नहीं लगता है कि मतलब उसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए वहां से क्लास करने के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग फ्री वाला जो मटेरियल डाला गया है वहां से भी ट्राई करके देख सकते हो। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना, वाशिंगटन और लंदन, और नीचे आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन, ठीक है ना। वाशिंगटन इज राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच और 71 इंच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 51 इंच हो जाएगा, ठीक ना। रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 51 इंच है। अयोध्या में जो रामलला की मतलब प्रतिमा है उसका ऊंचाई कितना है, 51 इंच है, ठीक ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। अगले बार बहुत बार पूछा गया था, अगले बार 2023 में ही इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फ्रैंक ने, मैकुलन ने, हालकट ने और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी का खोज किसने किया था। अभी देखो विटामिन का खोज पूछता है, विटामिन सी का खोज बहुत कम ही उम्मीद है कि पूछ सकता है, ठीक है ना। विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था और विटामिन ए बी का खोज मैकुलन ने किया था और विटामिन सी का खोज हालकट ने किया था, ठीक है ना। इसको एक बार आप लोग देख लेना कि विटामिन सी का खोज किसने किया था। वैसे विटामिन सी का खोज शायद हालकट ने ही किया था, मेरे दिमाग से ये उतर गया है, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना, विटामिन सी का खोज किसने किया था। और दोबारा मैं इस प्रश्न को लेकर आऊंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछता है कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था, ठीक है ना। विटामिन ए का खोज, विटामिन बी का खोज और विटामिन सी का खोज ज्यादा नहीं पूछता है, तभी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीएनजी गैस किसे कहते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी गैस किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। सीएनजी गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को सीएनजी गैस कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है। तो मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है, यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। ये तो पता नहीं कितना बार बता चुका हूँ, हजारों बार बता चुका हूँ, और जब तक अभी पेपर आएंगे तब तक लाखों बार बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग है, तो वृक्क इज राइट आंसर, ठीक है ना। वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन इज राइट आंसर, ठीक है ना। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78% पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, शक्ति का रूप, ऊर्जा का रूप, कार्य का रूप और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaClCaO, Na2CO3, 10H2O और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर Na2CO3, 10H2O हो जाएगा, ठीक है ना। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, 10H2O होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल और कोई भाग नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। इसका राइट आंसर कोरोना हो जाएगा। कोरोना इज राइट आंसर, ठीक है ना। सूर्यमंडल के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता, पीतल और लोहा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तांबा और जिंक हो जाएगा, ठीक है ना। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जिंक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, दोनों और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र दोनों है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से जल जनित रोग है, तो निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? टीबी, चेचक, हैजा और कुष्ठ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा, ठीक है ना। जल जनित रोग हैजा होता है। जल जनित रोग क्या होता है? हैजा होता है। दूषित जल नहीं पीना चाहिए। एनसीसी में भी बताया जाता था कि खराब पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हैजा हो जाएगा, लेकिन पीने वाले मानेंगे नहीं। मेरे भाई फौज वाले बंदे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन और नीचे दिया है एड्रेनलिन और मिलेटिनिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन इज राइट आंसर। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 30, 32 और 28 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्या है? तो सोडियम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गैस, धातु, अधातु और कार्बन है। इसका राइट आंसर धातु हो जाएगा। सोडियम एक धातु है, ठीक है ना। सोडियम क्या है? तो सोडियम एक धातु है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अभी देखो टाइम कितना बज रहा है, आप लोग खुद देख लो, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से बस वैसे बोलता हूँ कि रात को जागना पड़ता है। आप लोग टाइम देख लो, यहाँ पर देख लो भाई। अरे यार यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। आप लोग यहाँ से देख लो 11:58 हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइम काफ़ी भयंकर वाला हो रहा है, 11:58 हो रहा है। लेकिन तभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? अभी मान लो ये तो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, लेकिन अपने एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन डाला हूँ ना, मैं लगातार कम से कम 3 महीना 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक रात तक जग कर और जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा है उसका PDF बनाया हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें डाला हूँ, मतलब लगातार 3 महीना जग के, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है मेरे भाई। उसी में अपना ग्राउंड में भी जैसे दौड़ने भी जाते थे, अपना भी तैयारी करते थे और आप लोगों के लिए PDF भी बनाते थे। और देखो मैं अपने मेहनत में भी ऐसा नहीं है कि असफल रहा, मेरा भी जैसे एक्सीलेंट दौड़ लगा था, सब कुछ मेरा मतलब समझो इस बार मेरा सिलेक्शन था ही। 100% मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया रहा था, क्योंकि मेरा दौड़ में भी एक्सीलेंट था और पेपर में भी, मतलब मैं 43 क्वेश्चन किया था, तो उसमें से समझो 35 प्रश्न तो एकदम 100% सही था। 35 से अधिक प्रश्न भी सही हो सकता था, लेकिन 35 वो एकदम सही था, ठीक है ना। उसके बाद से मेरे पास NCC का भी सर्टिफिकेट था, सब कुछ सही था, लेकिन आधार कार्ड में मैं डेट ऑफ बर्थ कई बार संशोधन करा दिया था, जिसकी वजह से दिक्कत हो गया, ठीक है ना।
आप लोग संशोधन कराए होंगे तभी भी आप लोग को ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जो लोग 4 बार संशोधन कराए होंगे उन लोग का भी काम चल जाएगा। बस जैसे 2000 से जैसे 2004 नहीं होना चाहिए, चाहे 2003 से 2005 नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे 2005 हो जाए 2003 से 2006 नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा साल का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल का गैप रहेगा संशोधन में तो काम चल जाएगा, अगर 3 साल का गैप रहेगा तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 साल का गैप रहेगा तब दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ डॉक्यूमेंट से बाहर हुआ, नहीं तो भाई मेरा सिलेक्शन तो इस बार 100% था, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? बैलून, टेलीविजन, वायुयान और मोटरसाइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? इसका राइट आंसर वायुयान हो जाएगा, ठीक है ना। राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो वायुयान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? भगवान राम के पद चिन्ह, भगवान विष्णु का प्रतीक, एक पवित्र तीर्थ स्थल या उल्कपिंड है। तो इसका राइट आंसर भगवान विष्णु का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान विष्णु का प्रतीक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 है किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया, वियतनाम और जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर, डेनमार्क और भारत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। भारत और इंडोनेशिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? विनायक गोडसे, अतुल करवाल, राकेश पाल और विजय मोहंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर राकेश पाल हो जाएगा। राकेश पाल इज राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक, पीपल, नीम और बरगद है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर का मकबरा है रंगून, दिल्ली और लाहौर और काबुल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर का मकबरा है। ये प्रश्न गलत है, ठीक है ना। ये बहादुर पता नहीं कौन है, ये प्रश्न गलती लग रहा है, टाइप हो गया है, तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं हो ना। इसको यहाँ पर कट मार देते हैं, ठीक है ना। दोबारा मैं इस प्रश्न को देखूंगा बहादुर ये कौन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ, जब मुझे किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है, थोड़ा सा डाउट होता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि उसको ना कराऊँ, बाद में मैं उसको देखकर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये तो महाराष्ट्र में है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, चाहे अजंता का गुफा हो चाहे एलोरा का गुफा हो, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? तो इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? टाइग्रिस, टाइबर, गंगा और सीन है। तो इसका राइट आंसर टाइग्रिस हो जाएगा, ठीक है ना। टाइग्रिस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? 5, 10, 15 और 20 है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 15 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगास्वामी कप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, शूटिंग, टेनिस, हॉकी और इनमें से कोई नहीं। रंगास्वामी कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रंगास्वामी कप ट्रॉफी संबंध किस खेल से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हॉकी है, ठीक है ना, हॉकी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 मार्च, 8 मार्च और नीचे भी कुछ ऑप्शन दिया होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नाटो की स्थापना कब हुआ, तो ये भी आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, 4 अप्रैल 1949, 24 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटो की स्थापना कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ, ठीक है ना, और इसरो का स्थापना कब हुआ, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, असम, उड़ीसा, मणिपुर और केरल है। तो ये जो सत्रिया नृत्य है ना, ये असम का नृत्य है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, तो असम का है। आप लोगों से एक और जैसे जो वहाँ का जैसे कुचिपुड़ी पूछता है, जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, बोलता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इंडियन आर्मी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड क्लाइव, वारेन होस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका वारेन होस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वारेन होस्टिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सरोद, तबला, बांसुरी और शहनाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बांसुरी हो जाएगा, ठीक है ना, बांसुरी इज राइट आंसर। देखो इससे मतलब इस टाइप के प्रश्न भी जैसे अग्निवीर के पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्योंकि 2023 में पूछे गए तो इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को इससे रिलेटेड पूरा प्रश्न याद कर लेना है और मेरे एप्लीकेशन में भी इससे रिलेटेड पूरा का पूरा प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पर नहीं भी डाला गया होगा ना, तो अभी ऐसा नहीं है कि जो भी उसमें डाला गया है जीके जीएस जो भी प्रश्न डाला गया है तो सिर्फ उतना ही रहेगा। अभी उसमें काम चल रहा है, अभी तो टेस्ट सीरीज बनना है, अभी क्वेश्चन वोश्चन पूरा जो भी छूटा उटा रहेगा वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, फ्रांस और रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर शनि हो जाएगा, ठीक है ना। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सदिश राशि है, तो निम्न में से सदिश राशि है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चाल है और नीचे आपका घर्षण बल, घनत्व और ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है ना, घर्षण बल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि NaCl का pH मान होता है 7.4, 7.4, 7 और 7.8 है। तो नमक का pH मान कितना होता है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज एक प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना।
कि नमक का पीएच मान कितना होता है। देखता हूँ कितने लोग बता रहे हैं NaCl का पीएच मान कितना होता है। सबसे पहला कमेंट जिसका आएगा ना उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे नाम लेने से क्या हो जाएगा। नाम लेने से पता है क्या होगा, अंदर एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है भाई, ये मुझे पता है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, 6 मिनट 20 सेकेंड, 7 मिनट 20 सेकेंड और 5 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट में देखो इतना दूर से कितना भयंकर आ जाता है। प्रकाश का गति देख रहे हो, बहुत खतरनाक रहता है, ठीक है ना। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 की जांच का नाम है, तो कोविड-19 की जांच का नाम RT-PCR होता है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में लिखा भी गया रहता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयाम, ठीक है ना। आयाम इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका आयाम हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर। देखो यार, मैं जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ ना, जैसे 5 को हमेशा मैं रीजनिंग का प्रश्न लाया करूँगा, क्योंकि हमारे दोस्तों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। और अभी मैं अच्छे से जब स्टडी कर लूँगा ना, और जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा ना, तभी तो नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं इतना ज़्यादा कंगाल हो गया हूँ, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता हूँ। जो एप्लीकेशन में बनवाया हूँ ना, मतलब जितना भी मेरा जैसे कम से कम समझो 4 से 5 महीना, मतलब यूट्यूब का जितना भी पेमेंट वेमेंट आ रहा था ना, इस चैनल से तो अभी नहीं आता है। बस बहुत कम बनता है, आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे अगर मैं बताऊँगा तो। मतलब बहुत कम बनता है, तो बहुत कम बनता है। समझो अगर 3-4 महीने में इस वाले से जिससे मैं स्टडी कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, अगर 3-4 महीना में पढ़ाऊंगा ना, तब जाकर 8 से 9 हज़ार रुपया आ सकता है। ये रियलिटी है मेरे भाई, चाहे आप लोग विश्वास करो या ना करो। अगर आप लोग ज़्यादा लोग बोलोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं जैसे ज़्यादा दिन से नीलेश ब्लॉग वाले चैनल से, मतलब जो यूट्यूब चैनल से उससे जो अर्निंग होता था ना, तो मैं सारा अपने एप्लीकेशन में ही लगा दिया हूँ। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है ना, मेरा माथा एकदम चकरा गया है। मतलब जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लिए हैं, और नहीं तो उसमें सर्वर का पैसा ऐसा वैसा, मतलब ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा पैसा ख़त्म हो गया है। तो इसलिए इस टाइम मैं कंगाल हो गया हूँ। अब तो डिजिटल बोर्ड, मैं तो सोच रहा था कि डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, लेकिन अभी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं, पता नहीं इस भर्ती में आएगा कि नहीं। नहीं आएगा तभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से पढ़ाते रहेंगे, जब होगा तो होगा, जितना किस्मत में लिखा रहेगा उतना ही होगा, ठीक है ना। अगर किस्मत में लिखा रहेगा सामने से आकर पढ़ाने का, तो भाई ज़रूर आकर पढ़ाएंगे। अगर किस्मत में लिखा रहेगा इसी तरह से पढ़ाने का, तो इसी तरह से पढ़ाएंगे। अगर किस्मत में लिखा रहेगा इसी बार हम भी कहीं सिलेक्शन ले लेंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो उधर वर्दी पहन के ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग को भी लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। देखो आपका नेक्स्ट है कि वन संपदा को पानी देना चाहिए, लगाना चाहिए, जलाना चाहिए और बचाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन संपदा को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका बचाना चाहिए हो जाएगा। बचाना चाहिए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी एप्लीकेशन में जो मैं 99 रुपया परचेज वाला रखा हूँ ना, तो वो समझो मिनिमम बहुत कम से कम 99 रुपया प्राइस रखा हूँ। नहीं तो उसका जैसे जिस तरह बिजली बिल आता है ना, उसी तरह से जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं वो लोग बोले हैं कि मतलब उसका जैसे पता नहीं क्या वो लोग बोल रहे थे, सर्वर का जो पैसा कटेगा ना, तो उसका बिल आएगा हमारे पास। अब पता नहीं किस हिसाब से आएगा, कैसे आएगा, ये मुझे नहीं पता है। अभी जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं वही लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लिए हैं और बोल रहे हैं कि अब बिल आएगा। तो देखेंगे जो कुछ भी होगा। इतना मेहनत करे हैं, इतना मेहनत करने के बाद सारा पैसा भी पास का लग गया, उसके बाद से बोल रहे हैं सबकी बिल आएगा। और जो पेमेंट जैसे 99 रुपया आप लोग पे कर रहे हो, तो उसमें से कुछ GST कटेगा, फिर ऐसे करके पूरा का पूरा, मतलब समझो अगर जैसे ज़्यादा लोग परचेज करेंगे ना, तो पूरा अच्छे से एप्लीकेशन वाला मैटर जैसे सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन तभी भी बिल वाला जो है ना मतलब वो तो आता ही रहेगा। जितने भी यूजर जाएंगे, चाहे आप फ्री वाला लो चाहे पीडीएफ वाला लो, मतलब जितने भी यूजर जाएंगे ना वहाँ पर उसी के हिसाब से मतलब बिल आएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। बाकी जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं उन लोगों को पता है, ठीक है ना। तो जो कुछ भी है मेरे भाई, अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ बेस्ट करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ अलग करूँ, ठीक है ना। बाकी उसमें सफल होना असफल होना वो अलग का बात है। अपने तरफ से 100% देना है, ठीक है ना। किसी भी काम में 100% देना है। मैं तो एकदम टूट जाता हूँ तभी भी मैं किसी भी काम को नहीं छोड़ता हूँ। मतलब कितना भी मैं अंदर से टूट जाऊंगा ना, लेकिन धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में जाऊंगा, 1 दिन 2 दिन, फिर उसमें मैं काम करना चालू कर दूंगा। चलो यार करते हैं, ऐसे तो सभी लोगों के लाइफ में होता होगा। लेकिन जो लोग शुरुआत में टूट जाते हैं वो टूट जाते हैं, और जो लोग शुरुआत में मतलब काम जारी रखते हैं वो लोग लास्ट में बेहतर कर जाते हैं। तो हम भी काम तो अपना जारी ही रखेंगे, ठीक है ना। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली कौन सी गैस है? CH2, CO वायु और CH4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CH4 हो जाएगा, ठीक है ना। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है CH4 है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस CH4 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग के शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? तो रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, कठोर, अर्धपारगमय और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? तो रक्त की तरल अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की तरल अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, झिल्ली, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिका भित्ति इज राइट आंसर। प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? तो प्राणी में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रेट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रेट इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ECG संबंधित है त्वचा की जांच से, हृदय की जांच से, एंटीबायोटिक से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हृदय की जांच से हो जाएगा, ठीक है ना। हृदय की जांच से इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? फाइब्रिन, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हिपेरिन हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो हिपेरिन इज राइट आंसर। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त रहता है, खून रहता है, ये सब जमा थोड़ी के रहता है, अभी मतलब सब दौड़ते रहता है इधर उधर, ठीक है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त रहता है उसको जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो हिपेरिन आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से किस में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? तो सूर्य हो गया, उसके बाद से चंद्रमा, तारे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रमा इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 90 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 90 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब आप लोगों का पेपर का डेट नज़दीक है, मतलब आ ही रहा है, अगले महीना में ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो मन से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।